नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सोयाबीन हमारे प्रदेश की बड़ी अहम फसल है और हमारे लाखों किसान भाई सोयाबीन की फसल बम्पर तरीके से हर साल लेते हैं। तो सोयाबीन की बोनी लगभग पूरे प्रदेश में हो चुकी है और अब ये वक्त है किसान भाइयों सोयाबीन की सुरक्षा करने का, उन्हें रोगों के, कीटों के प्रकोप से बचाने का, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण का भी। तो चलिए आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। आप सहायक प्राध्यापक हैं सीहोर कृषि महाविद्यालय में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं डॉक्टर साहब कि सोयाबीन की फसल इस वक्त किस अवस्था में आ चुकी है और किसान भाई इस वक्त किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें? इस समय खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण जो है माने करना चाहिए। जी, इस वक्त जो मानसूनी बारिश हुई है पर्याप्त है सोयाबीन की जो फसल हो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि मानसूनी खींच लंबी हो जाती है। तो अभी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है बारिश की और सोयाबीन की फसल की? सोयाबीन की बारिश के लिए तो वैसे कम ही बारिश चाहिए सोयाबीन के लिए, लेकिन तो इस समय हमारे किसान भाई जो है पर्याप्त जो है जल निकासी की माने व्यवस्था करें और इसमें जो रोग और जो खरपतवार माने उग जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए जो है उपाय अपनाएं। चलिए हम एक एक विषय पर चर्चा करते चलते। सबसे पहले बात हम रोगों के प्रकोप की करते हैं डॉक्टर साहब। तो सोयाबीन में कौन से प्रमुख रोग हैं जो इस वक्त जो है अपना प्रकोप डाल सकते हैं खेतों पर? सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से जीवाणु मिलानी रोग और पीला मोजाइक, तनागलन और गेरुआ रोग का प्रकोप जो है माने होता है। अच्छा, इसमें अगर हम जीवाणु मिलानी रोग की बात करें तो जीवाणु मिलानी रोग से ग्रसित पत्तियों पर भूरे धब्बे बनने लगते हैं और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन 66 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त रोगरोधी किस्मों का जो है चयन करें और जो है ट्राइकोडर्मा बेडी से जो 4 से 5 ग्राम सीड को माने उपचारित करके बोना चाहिए। जी, बीजोपचार के बाद ही मतलब फसल लें तो वो एक कहें कि आशंका बहुत कम हो जाती कि रोगों का प्रकोप फसल पर होगा। ये बताइए डॉक्टर साहब कि लक्षण क्या हैं अगर सोयाबीन के जो पौधे में कौन सा रोग लगा है तो किस रोग के क्या लक्षण होते हैं? जीवाणु मिलानी रोग एक बैक्टीरिया से फैलता है और ये बैक्टीरिया जो पत्ती होती है उस पर जो माने उस पर भूरे धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे फैलकर पूरे पौधे को सुखा देते हैं और हम देखेंगे कि पूरा पौधा जो है माने झुलस जाता है। अगर हम तनागलन रोग की बात करें तो जब जो है जल भराव की स्थिति होती है खेत में तब तनागलन रोग का प्रकोप होता है और इससे प्रभावित जो पौधे का तना है उस पर सफ़ेद कवक जाल बन जाता है। अच्छा। और धीरे धीरे ये जो कवक जाल है इसमें भूरे और लाल रंग के स्क्लेरोसिया बनने लगते हैं जो धीरे धीरे जो तने को सड़ाकर और उसको गलाकर मार देते हैं पौधे को। अच्छा। इसके इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का जो है काना 625 प्रति 650 से 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा रोगरोधी किस्मों का जो माने उगा सकते हैं, जैसे कि वो माने RBS 20 है, RBS 24, RBS 1135 इत्यादि। जी जी, यानी इन किस्मों का अगर प्रयोग करें किसान भाई तो वैसे रोगों की आशंका कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर रोग लग जाते हैं सोयाबीन के पौधे में तो जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने आपको बताई है उनका छिड़काव करें। छिड़काव की विधि क्या होनी चाहिए, कितने दिनों पर छिड़काव करना चाहिए? और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि क्या ये प्रकोप एक साथ सारे पौधों पर होता है या फिर खेत के कुछ हिस्से में होता है, तो उस समय किसान भाई तुरंत क्या करें? जैसे हम पीला मोजाइक रोग की अगर बात करें तो शुरुआत के जब 1 से 2 पौधे अगर संक्रमित होते हैं, इसमें पीला मोजाइक में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा छोटा रह जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें फलियां भी बनती हैं तो जो है मैच्योर नहीं हो पाती वो और उससे पहले ही पौधा सूख कर जो है मर जाता है, यानी पौधे की वृद्धि रुक जाती, बढ़वा रुक जाती है। जी जी।
इसके बाद हमें पीला मोजाइक से जो ग्रसित पौधा है, इसके नियंत्रण के लिए हमें स्टार्टिंग में अगर 1 से 2 पौधों में इस रोग का प्रकोप है तो हमें उखाड़ कर या तो खेत से बाहर कर दें या उसको जो है जला दें। और पीला मोजाइक के नियंत्रण के लिए चूंकि एक रोगवाहक कीट होता है सफ़ेद मक्खी, जो कि पीला मोजाइक रोग को फैलाती है। अच्छा। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमीडाक्लोप्रिड 425 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। लेकिन दवाइयों के छिड़काव का भी कोई समय निर्धारित करना चाहिए किसानों को? हाँ, दवाइयों के छिड़काव का जैसे स्टार्टिंग में शुरुआती अवस्था में अगर रोग का जो है कम माने प्रकोप है तब एक छिड़काव करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा संक्रमित हैं पौधे तो हर 12 से 15 दिन पर छिड़काव को दोहराना चाहिए। जी। और कोई टाइमिंग का भी, कोई समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह या शाम को या दोपहर में कब दवाइयों का छिड़काव हो? दवाइयों का छिड़काव वैसे तो सुबह करना चाहिए और जो है छिड़काव के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा को जो है दवाई में मिलाकर ही छिड़काव करें, इसलिए जो है इसके लिए करना चाहिए। जी जी। तो ये देखिए, हमने रोगों के बारे में विस्तार से बात की, कुछ कीटों के भी बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, और थोड़ा सा कीटों के बारे में आप और बताइए कि और सोयाबीन की फसल हम कई बार देखते हैं अधिक बारिश से खराब हो जाती है, वो समस्या भी किसान भाई देखते हैं। तो पानी निकासी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मानसून का कुछ ठीक नहीं है, कभी लंबी खींच भी आ जाती है, कभी अतिरिक्त पानी बरस जाता है। तो इस अवस्था में किसान भाई क्या सावधानियां बरतें? सोयाबीन की फसल जो कि खरीफ की है, इसमें वैसे ज़्यादा पानी की तो माने आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी जी। लेकिन अगर खेत में सूखा की स्थिति या कम नमी हो तब एक तो फली बनते समय और एक जो है फूल आने के समय एक एक सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कीटों की बात करें तो सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से तना छेदक और गर्डल बीटल या चक्रभृंग और सेमी लूपर और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है। जो तना मक्खी है वो तने को भेदती है और पूरे तने को खोखला कर देती है, जिससे पूरा पौधा सूख कर गिर जाता है। जी जी। तने की मक्खी को नियंत्रित करने के लिए थायोमिथेक्साम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिल का 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गर्डल बीटल या चक्रभृंग जो कि पत्तियों को खाता है और पत्तियों से खाता हुआ तने को भेदता हुआ जड़ तक जाता है, जिससे पौधा जो है कुछ समय के बाद सूखने लगता है। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई प्रोफेनोफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सेमी लूपर की अगर हम बात करें तो ये फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक जो माने इसका प्रकोप रहता है। और इसके नियंत्रण के एंडोक्सा एंडोक्साकार्ब 120 से 150 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा इसमें जो सफ़ेद मक्खी है ये पत्तियों का रस चूसती है। इसके नियंत्रण के लिए इमीडाक्लोप्रिड 60 से 70 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जी। तो देखिए, रोगों और कीटों से कैसे किसान भाइयों बचाव करना है, इसकी पूरी विधि डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अब हम आते हैं खरपतवार नियंत्रण पर। डॉक्टर साहब, तो खरपतवार कितना नुकसान पहुंचाती किसान भाइयों को फसल लेते समय, और किस वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि खरपतवार अपनी जड़ें ना जमा ले, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा विस्तार से बताइए। जब सोयाबीन की फसल शुरुआती अवस्था में रहती है, 1 सप्ताह के अंदर इसमें खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहिए। इसको हम निराई गुड़ाई करके भी कर सकते हैं, या इसके लिए जो है हम पेंडीमिथिलीन 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, अथवा प्रोपोक्विज़ाफॉप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इनको खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीट और रोगों का आश्रय बनते हैं, जो फिर पौधे को बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि निदाई गुड़ाई करके भी उसको हटा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप कीटनाशकों के प्रयोग से भी खरपतवार को समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ जैविक उपाय भी हैं क्या सोयाबीन की फसल की सुरक्षा के लिए? क्योंकि देखिए, अब जैविक खेती का ज़माना है, तो हमारे कई किसान भाई जैविक तरीके से भी सोयाबीन का उत्पादन ले रहे हैं, तो उनके लिए आपकी ओर से क्या सुझाव है? जैविक फसल जो ले रहे हैं हमारे किसान भाई,
तो इसमें सोयाबीन की फसल की अगर हम बात करें तो उसमें जो इल्ली है, चने की इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, इनका प्रकोप बहुत होता है सोयाबीन की फसल में। तो इसके लिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस या राइजोबियम कल्चर या पीएसबी कल्चर का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जब भी सोइंग करते हैं तो जो है बीज को जो है उपचारित करके बोना चाहिए। इसके लिए पीएसबी फास्फोरस घोलक जीवाणु 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें। इसके बाद 10 मिनट के लिए छायादार स्थान पर रख दें। इसके बाद तुरंत इसको जो है बोनी इसकी कर देनी चाहिए। जो फास्फोरस घोलक जीवाणु है वो मिट्टी में जाके फॉस्फेट को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है और ये माने इससे मृदा जनित रोग नियंत्रित होते हैं। चलिए, तो देखिए किसान भाइयों, अभी तक हमने जाना है कि कौन कौन से रोगों का, कीटों का प्रकोप होता है सोयाबीन की फसल पर और किन दवाइयों का इस्तेमाल करके आपको दवाइयों का छिड़काव करते हुए सोयाबीन के पौधे की सुरक्षा करनी है। खरपतवार नियंत्रण बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके पौधे के जो उर्वरक तत्व हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पौधों को बढ़ने में रोकता है। और दूसरी बात ये कि जो अन्य प्रकार के कीट हैं उनका आश्रय बनता है, तो इससे आपको दोहरा नुकसान होता है। यानी एक तो जो आपका सोयाबीन का पौधा है उसको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, दूसरा कीट और रोगों का प्रकोप भी खेत में एक साथ बढ़ता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल लेते समय हमें किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी सोयाबीन की फसल को और अच्छा उत्पादन मिले और हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें बढ़वार भी हो, समय पर हम अच्छी फसल ले सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन की फसल में रोगों के, कीटों के प्रबंधन के बारे में, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में हम चर्चा करें। डॉक्टर अश्विनी कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि सोयाबीन का अच्छा अगर उत्पादन लेना है किसान भाइयों को, तो वो कौन सी टिप्स हैं, कौन से सुझाव हैं, किस प्रकार से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की कितनी मात्रा में खाद खेतों में डालनी चाहिए किसान भाइयों को, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिले? सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम बखरनी के समय डालें। इसके बाद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम और फॉस्फेट जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। किसान भाई ध्यान रखें कि रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा है वो मिट्टी परीक्षण के जो माने आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जब भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमेशा
कूड़ों में जो है 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि अच्छी गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद, उसे बनाने की विधि जो किसान भाई अभी तक नहीं जानते कि जैविक तरीके से कैसे हम खेत में ही खाद तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे ज़रा किसान भाइयों को बताइए। सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद के लिए हमारे किसान भाई, जैसे केंचुआ होता है, तो पहले तो गोबर को सड़ाते हैं अच्छे से, फिर उसमें केंचुआ छोड़ दिए जाते हैं। जी जी। तो हम कुछ महीने बाद जब देखेंगे तो उसमें अच्छा सा दुकाना जैसे हाथ में लेके देखेंगे तो माने भुरभुरा हो जाता है। तब हम इसको समझते हैं कि ये जो है खाद FYMB बोलते हैं इसे, फार्म यार्ड मैन्योर, तो ये उस समय जो है अच्छी बन जाती है। डॉक्टर साहब, किसान भाई अक्सर क्या गलती कर जाते हैं सोयाबीन की फसल लेते समय, जिससे कई बार किसान भाई कहते हैं कि हमारी या तो फसल खराब हो गई या पौधे सूख गए या नष्ट हो गए, तो किस स्टेज पर क्या गलती करते, जो आप इस बार सुझाव दें कि इस बार वो गलती किसान भाई ना करें? वर्तमान में पानी की जो मान स्थिति को देखते हुए, बरसात की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि लगातार बरसात से होने वाले सोयाबीन को नुकसान से बचाने के लिए वो अपने खेत में जल निकासी सुनिश्चित करें, और इसके अलावा खेत में अंदर घुसकर 3 से 6 जगह के पेड़ पौधों को हिला के देखें कि कहीं आपके खेत में सूड़ी या कीट का प्रकोप तो नहीं, अगर है तो कीट की कौन सी अवस्था है, उसके अनुसार ही उसके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। जब सोयाबीन की जो है फसल जो है घनी हो जाती है जी, तब 2 रिंग दिखाई देने वाली मुरझाई हुई पत्तियों को तने से तोड़कर खेत से या तो बाहर कर दें या उन्हें जला दें। इसके अलावा जिन रसायनों का वैज्ञानिक अनुशंसा है उन्हीं का प्रयोग करें, अन्यथा अगर प्रयोग करते हैं बिना जानकारी के तो उनसे जो है फसल को हानि हो सकती है। इसके अलावा जब भी रसायनों का छिड़काव करते हैं तो उसमें पर्याप्त पानी की मात्रा का प्रयोग करें, और इनको पावर स्प्रेयर 125 लीटर प्रति हेक्टेयर या ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से 425 लीटर प्रति हेक्टेयर न्यूनतम का प्रयोग करें। जैसे कीटनाशक के लिए नोज़ल स्प्रेयर का यूज किया जाता है, और खरपतवार के लिए जो है फ्लैट जेड या फ्लैट फेन नोज़ल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाई ध्यान रखें कि रासायनिक उर्वरक जो कि सोयाबीन की फसल के लिए उपयोग हेतु भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट में सम्मिलित नहीं है, ऐसे कीटनाशकों या रसायनों का जो है माने प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी जी। इसके अलावा अगर किसान भाई किसी और समस्या से जूझ रहे हैं सोयाबीन की फसल को लेकर, तो अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जैसे वहाँ पे जैसे आर्य के कृषि महाविद्यालय सीहोर है, इसके अलावा इंदौर में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है सोयाबीन का, वहाँ पे भी किसान जा सकते हैं, या पास के जो है कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं जी। साथ ही किसान भाई जैसे सामान्य सलाह होती है, जैसे पीला मोजाइक रोग के जो माने रोग वाहक कीट है, इसके नियंत्रण के लिए पीला स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। प्रकाश प्रपंच भी यूज कर सकते हैं। प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कीट और इल्ली रहती है तो इसके नियंत्रण के लिए खेत में 3 से 4 स्थानों पर जो है बोर्ड परचेस लगाना चाहिए, जिससे जो कीट बख्शी पक्षी होते हैं वो इल्लियों और कीटों को खाते हैं, इससे उनकी संख्या में काफ़ी कमी आती है। चलिए, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं किसान भाइयों। सोयाबीन की फसल की सुरक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपने बहुत मेहनत से फसल तो लगा ली है, लेकिन अब पौधों को आपको रोगों से, कीटों से, खरपतवार से बचाना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, हमने बात की सोयाबीन की फसल की सुरक्षा की, और अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। खेती के लिए बिजली पानी की ना हो कमी, श्री अन्न होगा कैंटीनों में शामिल, गोपाल रत्न पुरस्कार, यूके में एथनिक फूड बना महुआ और मूंगफली की फसल बुड़ाने सुझाव। और अब खबरें विस्तार से।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसानों को बिजली और पानी की कमी नहीं होने पाए। मुख्यमंत्री प्रदेश में हो रही सामान्य से कम वर्षा को देखते हुए आगामी माहों में सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। कहीं भी स्टाफ के अभाव में बिजली आपूर्ति प्रभावित ना हो, इसके साथ ही कंट्रोल रूम व्यवस्था को भी हर समय सक्रिय रखा जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। श्री अन्न होगा कैंटीनों में शामिल। अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कैंटीनों में अब मिलेट के व्यंजन परोसे जाएंगे। इस सिलसिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कैंटीनों में सेवारत शेफ रसोइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने बाजरा बिसी बेले भात, फॉक्सटेल मिलेट पूरी, प्रोसो मिलेट कोफ्ता करी, ब्राउन टॉप मिलेट पुलाव और रागी हलवा सहित कई दिलचस्प व्यंजनों को पकाने की विधि सीखी। इस प्रशिक्षण में इस मौके पर मोटे अनाज पर आधारित विभिन्न रेडी टू कुक और रेडी टू ईट व्यंजनों के नमूने प्रदर्शित किए गए। इसमें रसोई के अंग के रूप में मोटे अनाज के बहुमुखी उपयोगों और उन तरीकों को सामने लाया गया जिन्हें पाक कला में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी अर्धसैनिक बलों के भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करने के महत्वपूर्ण फैसले को देखते हुए इस प्रशिक्षण सत्र में भारत के समग्र मिलेट मूवमेंट को और गति मिलेगी। मोटे अनाज को समग्र रूप से एक सुपरफूड माना जाता है जो फाइबर, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और मानव स्वास्थ्य के लिए दूसरे महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस प्रशिक्षण से अर्धसैनिक बलों के शेफ रसोइयों की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि मोटे अनाज उनके आहार का एक नियमित, स्वस्थ और स्वादिष्ट अंग के रूप में सामने आए। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में गोपाल रत्न पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत जीतने वाले व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियों को शामिल किया गया है। गोपाल रत्न पुरस्कार योजना के तहत वह पशुपालक योजना के पात्र होंगे जो मान्यता प्राप्त स्वदेशी 53 नस्लों की गायों, 20 नस्लों की भैंसों में से किसी का भी पालन करते हैं। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी एवं कंपनी अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर स्थापित कम से कम 50 किसान सदस्यों एवं प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन करने वाली सहकारी समिति, MPC, FPO एवं दुग्ध उत्पादक कंपनी भी योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत विजेता किसानों को पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2023 के दिन दिए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का महुआ अब यूरोप के नागरिकों में एथनिक फूड के रूप में पहचान बना रहा है। यूके की लंदन स्थिति कंपनी ओ फॉरेस्ट ने महुआ के कई प्रोडक्ट बाजार में उतारे हैं। इसमें प्रमुख रूप से महुआ चाय, महुआ पाउडर, महुआ निब, भुना महुआ मुख्य रूप से पसंद किए जा रहे हैं। ओ फॉरेस्ट ने मध्य प्रदेश से 200 टन महुआ खरीदने का समझौता किया है। इससे महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। महुआ जनजातीय समाज के लिए अमृत फल है। महुआ लड्डू और महुआ से बने देसी हेरिटेज मदिरा उनके पारंपरिक व्यंजन हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में सबसे पहले महुआ और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित किया था। इससे महुआ परिवारों को बिचौलियों से मुक्ति मिल गई है। इस वर्ष देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। खासकर अगस्त महीने में हुई कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कम वर्षा से मूंगफली की फसल प्रभावित हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी मूंगफली की फसल में बुवाई के बाद 30 से 40 दिन बीत चुके हैं। इस अवस्था में पुष्पावस्था से पेंगिंग के होते हैं, इसलिए इस समय यदि वर्षा नहीं होती है तो किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय मूंगफली की फसल में यदि बोरान की कमी दिखाई दे तो किसानों को 0.2% बोरेक्स के घोल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही यदि फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तो उन्हें 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% चूने का प्रयोग करना चाहिए। जरूरी सलाह के लिए किसान नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
तो चलिए किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।